हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन जो कि कल यानी कि 25 फरवरी को दोनों शिफ्ट में केवीएसपीआरटी में पूछे गए थे। वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को देखने के बाद आप इसका रिवीजन करने के लिए इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दो अंकों की अभाज्य संख्याएं जिनके अंक भी अभाज्य हों ऐसी कितनी संख्या संभव है। मतलब हमें अभाज्य संख्या बतानी है और ऐसी अभाज्य संख्याएं बतानी है जो दो अंक की हो। मतलब इसमें दो कंडीशन है, एक तो वो दो अंक की भी होनी चाहिए, साथ ही उसके जो दोनों अंक हैं वो भी अभाज्य होने चाहिए। तो अभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसके दो फैक्टर बन सकते हैं और मतलब दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इस वजह से जो हमारा वन होता है वो तो ना भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि वन के दो फैक्टर नहीं बनते। और अभाज्य के लिए ये होना आवश्यक है कि उसके दो फैक्टर होने चाहिए। तो वन का एक ही फैक्टर होता है, इसलिए वन को भाज्य और अभाज्य दोनों में ही नहीं रखा जाता। उसके बाद अगर हम बात करें दो की, तो दो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो का एक फैक्टर वन होगा और एक दूसरा होगा। मतलब अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं कि जो एक और एक के साथ साथ स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर दो अंक की पूछी गई है। तो दो अंकों की बात अगर हम करें तो दो अंकों की अगर हम बात करें तो दो अंकों में जैसे यहाँ पर 11 भी दो अंकों की अभाज्य संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर ये भी पूछा गया है ना कि मतलब उनके दोनों अंक भी अभाज्य होने चाहिए। तो जो एक और एक है ये दोनों अभाज्य नहीं है। उसी तरीके से 13 भी दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके दोनों अंक अभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जो होता है वो अभाज्य नहीं होता है। तो इस तरीके से जब हमने संख्याएं ढूंढी जो दो अंकों की होती हैं, वो होती हैं 23, 37, 47 और 73, जो कि अभाज्य होने के साथ साथ इनके दोनों अंक भी अभाज्य हैं। मतलब जो हमारा दो होता है वो अभाज्य होता है, और यहाँ पर 3, 7 दोनों अभाज्य, 4, 7 दोनों ही अभाज्य हैं, 7 और 3 ये भी अभाज्य हैं। तो ऐसी संख्याएं दो अंकों की जो अभाज्य होने के साथ साथ उनके दोनों अंक भी अभाज्य होते हैं, वो चार हो सकती हैं। तो ये चारों संख्याएं रहेंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक ये भी पूछा गया था कि 26/25 को दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में बदलने के लिए हमें जो बटे में लिखा होता है उससे ऊपर भाग देना होता है, यानी कि 25 से हम 26 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पूछा गया है, सेलिंग प्राइस 416 रुपये है तथा इसका जो लाभ है वो 4% है, तो क्रय मूल्य यानी कि हमें सीपी बताना है। तो यहाँ पर सीपी हमें ज्ञात करना है और एसपी दिया हुआ है, साथ ही प्रॉफिट भी दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट का परसेंट दिया है। तो सीपी को हम 100% मान लेंगे। और यदि हमने 100% सीपी को माना और साथ ही ये भी दिया गया है कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4% का हो रहा है, तो सीपी से मतलब 4% का यदि प्रॉफिट हो रहा है तो जो एसपी है वो ज़्यादा रहा होगा। इसका मतलब है कि 100% मैंने सीपी माना तो जो हमारा एसपी है वो 104% रहा होगा। तो इस तरीके से जो हमने एसपी माना वो 104% हो गया। और यहाँ पर एसपी दिया हुआ है यानी कि विक्रय मूल्य 416, तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। एसपी यानी कि 104% जो है वो बराबर हो जाएगा 416 के। उसी तरीके से 1% के बराबर हम कर लेंगे तो 104 इधर बटे में आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 4, यानी कि 1% के बराबर 4% आया है। तो 100% जो कि हमने सीपी माना था, तो 100% के बराबर 400 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सीपी है वो 400 रुपये हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक लड़की 950 मीटर लंबाई और 250 मीटर चौड़ाई वाले खेत के 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मतलब एक खेत है जो कि 950 मीटर लंबा है और 250 मीटर चौड़ा है, उसके वह चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाती है, यदि वह उसका एक राउंड इस तरीके से लगाएगी
तो एक राउंड लगाने का मतलब है कि क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार है, तो ये अगर 950 है तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो भी 950 मीटर रहेगी, ये 250 तो ये भी 250 रहेगी। यानी कि वो एक बार में कितना मतलब कितने मीटर दूरी तय करेगी, इसको यदि हम आपस में इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो वो एक चक्कर की दूरी हो जाएगी, लेकिन वह उस खेत के 3 चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर के लिए 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई को रखते हैं, उसके बाद पेरीमीटर निकाला। और पेरीमीटर निकालने के बाद तो ये एक राउंड की दूरी आती है, जबकि हमें 3 राउंड की बतानी है तो उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 3 चक्कर की बताएंगे तो 2400 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7200 मीटर। यानी कि जो उसने 3 चक्कर में दूरी तय की है वो की है 7200 मीटर। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, राम ने 200 मीटर लंबा तार खरीदा। इस तार में से उसने 50 मीटर और 24 सेंटीमीटर तार रमेश को और 48 मीटर 26 सेंटीमीटर तार रवि को बेच दिया। राम के पास बचे तार की लंबाई बतानी है। तो आसान ही क्वेश्चन है, क्योंकि 2 मीटर उसके पास तार था, उसमें से उसने 50 मीटर 24 सेंटीमीटर रमेश को दिया और 48 मीटर और 26 सेंटीमीटर रवि को दिया। यानी कि उसने टोटल जो तार बेचा है वो कितना बेचा है, तो इनको आपस में जब जोड़ लेंगे तो उसने बेचा है 98 मीटर 50 सेंटीमीटर तार बेच दिया है। तो फिर उसके पास जो बचा हुआ तार है वो कितना होगा, यानी कि फिर 200 में से हमें इसको घटा देना होगा। तो ये 98 मीटर और 50 सेंटीमीटर को हम पूरा मीटर में ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये मीटर में है। तो इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 98.50 मीटर हो जाएगा। और इसको फिर हम 200 से माइनस करा लेंगे। तो जब माइनस कराएंगे तो हमारे पास बचेगा 101.50 मीटर, यानी कि ये बचा हुआ तार जो कि राम के पास बचेगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और क्योंकि रोमन नंबर वाले भी बहुत पूछे जा रहे हैं, और कल भी हमने रोमन नंबर के बारे में आप लोगों को बताया था, बेसिक जानकारी भी इसके बारे में दी थी कि किस तरीके से रोमन नंबर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 258 को रोमन में लिखो। तो सबसे पहले इसको हमने कहा था कि इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि 200 + 50 + 8। तो हमने कल बताया था कि 100 को लिखने के लिए C का यूज करते हैं, मतलब C होता है 100 के बराबर, तो 200 लिखेंगे तो 2C हो जाएगा। और 50 होता है L के बराबर, और वहीं पर जो 8 लिखा जाता है वो V और III लिखा जाता है। तो जो हमारा 258 है वो CC, L, V और III हो जाएगा। उसके बाद एक और रोमन नंबर वाला सवाल है, इसको पूछा गया था इस तरीके से कि इसको जोड़ने के बाद फिर इसको रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम C बराबर 100 होता है प्लस ये 8, यानी कि 100 + 8 ये लिखा हुआ है, तो ये 108 हो जाएगा। और ये 100 और XL का मतलब 40 होता है। ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में बताई थी पूरा बेसिक से, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। और साथ ही उसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसके लिए टेलीग्राम ज़रूरी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो ये XL हो जाएगा 40 और VI यानी कि ये 6 होता है, तो ये 100 + 40 + 6, तो ये पूरा हो जाएगा 146। और ये 108 इसको जब जोड़ेंगे तो 254। अब हमें 254 को फिर से रोमन नंबर में लिखना है, तो इसको हम फिर से ऐसे 200 + 50 + 4 लिख लेंगे। तो 200 के लिए हम CC लिखेंगे, 50 के लिए L और 4 के लिए IV, यानी कि इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेसीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और हेक्टोमीटर को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस टेबल को समझ लेते हैं, यानी कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। यहाँ पर ये मीटर, लीटर और ग्राम, यानी कि सभी यूनिट्स की हमने यहाँ पर बात की हुई है। तो यहाँ पर ये मीटर, मतलब मीटर वाला पूछा गया तो हम इसी से इसको समझते हैं। यहाँ पर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये घटता हुआ क्रम होगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ता हुआ क्रम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मिलीमीटर है वो हमारा सबसे छोटा है और किलोमीटर सबसे बड़ा है। और एक चीज़ यहाँ पर और समझ लेते हैं कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरीके से तो हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। मतलब यदि हमें मीटर से डेसीमीटर में चेंज करना है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से ये 10 10 का ही रहता है। तो उसी तरीके से यदि मीटर से हमें सेंटीमीटर चेंज करना है
तो 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। और मीटर से यदि मीटर मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 और 10 10 मतलब 1000 का मल्टीप्लाई हम करवाते हैं। वहीं यदि नीचे की तरफ आते हैं तो डिवाइड करना होता है। इसी तरीके से यदि हमें किलोमीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं 10 10 10 इस तरीके से कितने जीरो हो जाएंगे, तो ओवरऑल उतने का ही हमें मल्टीप्लाई करवा लेना है। और नीचे की तरफ आएंगे तो डिवाइड करवाएंगे। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे क्योंकि इस तरीके के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पूछा गया है क्वेश्चन वो ये है कि इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि सबसे पहले सबसे जो छोटा है वो मिलीमीटर है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मिलीमीटर को लिखेंगे, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, और उसके बाद दिया हुआ है हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। तो ये इस तरीके से हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि ये देखिए आ गया कि 58 मिमी को सेंटीमीटर में बदलो। तो यहाँ पर 58 मिमी यानी कि mm की बात हो रही है और इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो अभी हमने बताया था कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये देखो बोल रहा है कि मिमी से सेंटीमीटर यानी कि हमें नीचे की तरफ आना है, तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा। यानी कि तो 10 10 का ही रहता है, यानी कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में हम 10 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 58 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे की तरफ आएंगे तो हमें डिवाइड करवाना होता है। अब हम आगे देख लेते हैं। ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है एक कि 500 मीटर और 600 मीटर को हेक्टोमीटर में हमें बदलना है। तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से इसी से समझते हैं। ये मीटर है और मीटर से हमें हेक्टोमीटर पे आना है, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 10 और फिर से 10, मतलब बात करें तो ये 10 मल्टीप्लाई मतलब 10 और 10 जब डिवाइड करेंगे इस तरीके से 10 और फिर 10 से डिवाइड करेंगे, 2 बार हमें 10 से डिवाइड करना होगा, मतलब मीटर से हेक्टोमीटर आने तक के लिए ये टोटल 100 हो जाएगा। तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 500 मीटर को 100 से डिवाइड करेंगे और 600 मीटर को भी 100 से डिवाइड करेंगे, तब जाके ये हेक्टोमीटर बनेगा। तो इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 5 हेक्टोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ये जो मैंने टेबल बताई है इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। एक देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि 15 ml को लीटर में बदलना है। तो इसको भी हम यहाँ से पहले समझते हैं। यहाँ पर देखिए ml की बात हो रही है। तो अभी हमने ये बताया था कि जैसे ये ml है और ml को बदलना है यहाँ पर लीटर में। तो लीटर तक आने के लिए आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ये ml है और ये लीटर है। तो यहाँ पर 3 बार यानी कि 3 स्टेप हमें नीचे आना पड़ेगा। तो 10 10 10 यानी कि 1000 हो जाएगा और नीचे आते हैं तो डिवाइड करते हैं, यानी कि 1000 से हमको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 15 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर में बदलने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 0.015 लीटर। एक चीज़ यहाँ पर हम और बता दें, यदि किसी को नहीं पता है कि जैसे हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो जितने जीरो होते हैं 1000 में या 100 में या 10 में, मतलब 1 के साथ जितने भी जीरो होते हैं ऊपर उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। यानी कि यहाँ पर 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 जीरो के बाद हमारा पॉइंट लगेगा, यानी कि 1 2 3। तो 3 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, डायरेक्टली ऐसे इसको लिख देंगे। तो ये हमारा 0.015 लीटर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 40 मिलियन 40,000 40 कैसे लिखे जाएंगे। तो इससे भी रिलेटेड हमने कल टेबल बताई थी मिलियन वाली, मतलब जो इंडियन सिस्टम होता है और हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसको आपस में कंपेयर करते हुए हमने बताया था अच्छे से। तो एक बार आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें यदि आपका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो वाला भी वीडियो और ये वाला भी, क्योंकि उसमें हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है। तो वहाँ से जब आप इसको समझेंगे जा करके तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे। और 40 मिलियन 40,000 40 को लिखा जाएगा इस तरीके से। तो एक बार आप लोग वो टेबल ज़रूर देख लें जा करके। और अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है 6 मीटर वाले घन का आयतन
30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ से कितना गुना होगा। तो यहाँ पर गुना पूछा गया है कि कितने गुना होगा, तो 6 मीटर, यानी कि मीटर वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है और सेंटीमीटर वाली छोटी होती है। तो वॉल्यूम की अगर बात करें, घन या घनाभ, जो भी वॉल्यूम होता है वहाँ पर साइड मल्टीप्लाई साइड करवाना होता है, जो भी तीनों साइड होती हैं। तो एक घन की तो तीनों साइड इक्वल ही रहती हैं, जबकि एक जो घनाभ होता है उसकी तीनों साइड अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये अलग अलग दी हुई है। उसके बाद इसमें हमें गुना बताने के लिए पहले ऊपर घन वाली साइड को हमने लिख लिया है यहाँ पर, ये क्योंकि ये मीटर में दी हुई है और ये सेंटीमीटर में है, तो इनको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप लोगों को पता ही है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 600 सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर, ये सभी 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको फिर हम आपस में जब सॉल्व कर लेंगे तो 30 से इसको काटेंगे, ये 20 आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे 25 आ जाएगा, और बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है गलत कथन को पहचानिए। वृत्त में 2 सममित रेखाएं होती हैं, समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में 1 सममित रेखा होती है। तो सबसे पहले तो हम सममित रेखा को समझ लेते हैं। अगर सममित रेखा की बात करें, जैसे यहाँ पर ये वृत्त की बात कर रहा है, यानी कि ये इस तरीके से मैंने सर्कल बनाया, तो सममित का मतलब होता है कि कोई ऐसी लाइन उस सर्कल में से बना देना जो उसको इक्वली डिवाइड करे। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, इसको जब हम आपस में मोड़ेंगे तो वो पूरी तरीके से ढक जाए। तो इस तरीके से जो लाइन होती है उसको हम सममित रेखा कहते हैं। तो एक सर्कल में बोल रहा है कि 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, और इसमें गलत कथन भी पहचानना है। तो ये वाला गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो हमारा एक सर्कल होता है, जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक सिमेट्री लाइन डाली, और हम यहाँ से मान लो हमने दूसरा सर्कल बनाया, तो यहाँ हमने इस तरीके से डाल दी, फिर एक सर्कल बनाया, इस तरीके से डाल दी। मतलब इस तरीके से हम कहीं से भी सर्कल में कई सारी सिमेट्री लाइन डाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम इन्फिनाइट सिमेट्री लाइन डाल सकते हैं। तो इस वजह से ये सही नहीं होगा कि इसमें 2 ही नहीं डाली जा सकती। तो हमारा जो आंसर है वो पहला वाला ही सही हो जाएगा। उसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु का मतलब होता है कि उसकी तीनों भुजाएं इक्वल रहेंगी। तो यदि तीनों भुजाएं इक्वल हैं तो इसमें से 3 सिमेट्री लाइन डाली जा सकती हैं। एक इस तरीके से डाल देंगे, एक इस तरीके से, और एक इस तरीके से। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, मतलब ये वाली और ये वाली, मतलब कोई भी 2 इक्वल हो सकती हैं। यदि ये 2 इक्वल हैं तो यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन डाली जा सकती है। साथ ही हम आपको एक और बता दें, जो स्केलियन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज होता है, उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो इस वजह से उसमें एक भी सिमेट्री लाइन नहीं डाली जा सकती। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि एक सर्कल में अनगिनत सिमेट्री लाइन डाली जा सकती हैं। समबाहु त्रिभुज यानी कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें 3 डाली जा सकती हैं। समद्विबाहु से मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें 1 डाली जा सकती है। और जो स्केलियन ट्रायंगल होता है उसमें एक भी सिमेट्री लाइन नहीं डाली जा सकती। और इसके लिए जो हमारा आंसर है वो पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है और ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और डॉट डॉट करके 50 तक दिया हुआ है। मतलब 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का हमें सम बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो n+1/2 एक फार्मूला होता है। यहाँ पर n से मतलब होता है जो टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हमारे यहाँ पर 50 हैं, और n+1 यानी कि 50 + 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 50 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का इसमें मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हमारा 1275 आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल क्या होगा। तो किसी भी संख्या को हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जो भी आपका मन हो, और उसी संख्या से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो भागफल आएगा वो हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं 40,40,000 4 को अंकों में कैसे लिखना है। तो आप लोग जो मैंने कल टेबल बताई थी उसको यदि एक बार देख लेते हैं अच्छे से, तो इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर 40 लाख तक की बात कर रहा है, मतलब 1 दहाई 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे।
और उसके बाद इसको जब लिखेंगे तो 40,40,000 इस तरीके से लिखा जाएगा। 40,40,40,004 को कहने से मतलब ये है कि पहले आप इकाई लिखेंगे, फिर दहाई, इकाई, दहाई, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। फिर जितने डिजिट आएंगे उनको फिर आप इस तरीके से फिल कर देंगे उसी के नीचे, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, नल से 150 ml पर हावर पानी टपक रहा है, एक दिन में व्यर्थ पानी की मात्रा बतानी है। मतलब एक नल है, उससे 150 ml एक घंटे की दर से, मतलब एक घंटे में 150 ml पानी टपक जाता है। तो एक दिन में पानी, मतलब एक दिन में जो व्यर्थ है पानी कितना चला जाएगा। तो हम सबको पता है कि एक दिन में जो घंटे होते हैं वो 24 होते हैं। तो 150 यदि एक घंटे में जा रहा है तो 24 में कितना जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये 3600 ml आ जाएगा। इसके अलावा यदि ml में पूछा जाएगा तो इस तरीके से, और यदि इसको लीटर में चेंज करना हो तो अभी हमने बताया ही है कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड जब करेंगे तो हमने ये भी बताया था, मतलब यहाँ पर जो 3600 है, इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट, मतलब 3 जीरो है नीचे, तो ऊपर 3 के बाद यानी कि 3.6 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा जो लीटर में आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.6 लीटर। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं KVSPRT में, तो आप लोग अच्छे से इनको देख लें, और जो टेबल हमने बताई है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं गलत की पहचान करें। मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है और इसमें हमें गलत को पहचानना है। तो जब भी इस तरीके से दिया जाए तो हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि इसका पहले 9 को मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे तो इस साइड लिखेंगे 9 5 जो 45 और 7 8 जा 56। तो ये जो साइन है इस तरीके से लगा हुआ है, यानी कि ये सही है, यहाँ पर 56 ही बड़ा है। उसी तरीके से इसका करवाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे तो 3 4 12 होता है, और 5 2 10, और ये भी सही लगा हुआ है, मतलब 12 भी बड़ा है, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इतना आएगा, और इसका करवाएंगे तो इतना आएगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी है, जबकि इसमें इस तरीके से लगा है, जबकि यहाँ पर ऐसे लगना चाहिए था। तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा, मतलब गलत यही वाला है और गलत ही पूछा गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 5 मेज़ों का भार। मतलब 5 मेज़ें हैं और उनका भार दिया गया है पाँचों का। यहाँ पर किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि जो मेज़ है किलोग्राम होगा। अगर एक और मेज़ खरीद ली जाए तो इनका कुल भार 100 kg हो जाता है, तो नई खरीदी गई मेज़ का भार बताइए। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन का है कि यदि आप जोड़ने में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं तो सवाल गलत हो सकता है। तो सबसे पहले पाँचों जो मेज़ें हैं उनका जो वज़न दिया हुआ है उसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमारा इतना आया, और जोड़ने के बाद एक और फिर से मेज़ खरीद ली जाती है। मतलब पहले से 5 मेज़ें थीं, उसके बाद एक और मेज़ यानी कि 6वीं मेज़ जब खरीदी गई तो ख़रीदने के बाद जो टोटल वेट हो गया वो हो गया 100 kg। तो हमें ऐसे में करना क्या है कि जो पहले 5 मेज़ें थी उनका वेट था लगभग, मतलब 57 किलोग्राम था, और 57 किलोग्राम उसके बाद में हो गया 100 किलोग्राम। तो 100 में से 57 को जब हम माइनस करवा देंगे इस तरीके से, यहाँ पर हमें क्योंकि इसमें पॉइंट लिखा नहीं है तो इस तरीके से कर लेते हैं, मतलब पॉइंट को हमें पॉइंट के सामने ही रखना होता है, तभी हमारा जो सही मतलब सोल्यूशन है वो सही आता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 42, यानी कि जो 6वीं वाली मेज़ है वो सबसे ज़्यादा भारी है, यानी कि वो लगभग 42 किलोग्राम की है। तो ऑप्शन हमारा, मतलब जो हमारा आंसर है वो ये आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 1256 में कितना जोड़ें कि 49 से पूरा भाग चला जाए। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे सवाल हमने कल भी बताए थे, और क्योंकि पिछले शिफ्ट में भी ऐसे पूछे गए थे और कल भी, मतलब 25 को भी ये पूछे गए हैं सवाल। तो यहाँ पर जब 49 से पूरा भाग जाने की बात कर रहा है तो पहले हम 49 से ही उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड जब हमने किया तो यहाँ पर 31 रिमाइंडर बच रहा था, तो 31 में हम क्या ऐसा जोड़ लें तो कि वो 49 से डिवाइड हो जाए, यानी कि अगर यहाँ पर 31 ना हो के 49 होता तो ये डिवाइड हो जाता। तो हम जो हमारा मतलब 49 है उससे जो शेष फल बच रहा होता है उससे उसको माइनस करवा लेते हैं, मतलब कितने की कमी है। तो कमी हमें पता चली कि 18 की है, यानी कि 31 में यदि 18 और जुड़ेगा तो ये 49 हो जाएगा, और 49 होने पर वो डिवाइड भी हो जाएगा। तो
हमें यहाँ पर 18 की कमी पड़ रही है, यानी कि 18 यदि हम जोड़ दें तो ये संख्या 49 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो आंसर जो हमारा है वो 18 आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है 1 लीटर बोतल से पहले 24 ml फिर 22 ml पानी निकाला जाता है। बोतल में बचे पानी की मात्रा बताइए। मतलब 1 लीटर की एक बोतल है, उससे पहले 24 ml फिर 22 ml पानी निकाला गया है। तो 24 और 22 को हम जोड़ लेंगे, मतलब टोटल जो 46 ml पानी है उसको 1 लीटर में से निकाल लिया गया है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि 1000 ml में से यदि 46 ml निकल चुका है तो अब बचेगा कितना। तो इसको हम माइनस करवा लेंगे, यानी कि 954 ml पानी बच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। एंड आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।